हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी दूरी पर साथियों वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव आंख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव आंख से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी ओडेंटोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है कार्डियोलॉजी। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से मैं विभिन्न जानकारी देने वाला हूं। सभी जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें आप हमारी आंखों के बारे में अध्ययन करते हो डिटेल में। जैसे कि एक एग्जांपल दूं साथियों मैं आपको, तो हम ब्लड के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं साथियों, उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। अब हीमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं साथियों कि ब्लड क्या है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी की संख्या से कौन सा रोग होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है। इन सभी के बारे में साथियों विज्ञान की जिस शाखा में जानते हैं या जिस शाखा में पढ़ते हैं गाइज, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा गया है कि हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक शाखा है जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो? हमारी आंख के बारे में पढ़ते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आंखों का बाहरी भाग कौन सा होता है? तो कॉर्निया होता है। तो आप ऑप्थेल्मोलॉजी शाखा में पढ़ते हो। हमारी आंखों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें आपको, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, आपकी आंखों को कलर देने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में साथियों आप विज्ञान की किस शाखा में पढ़ते हो? ऑप्थेल्मोलॉजी शाखा में पढ़ते हो। इतनी बात क्लियर है गाइज। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, आंखों के डॉक्टर के पास, वहां पर लिखा हुआ होता है साथियों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो याद रखना, आंखों के डॉक्टर को कहा जाता है, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इतनी बात क्लियर है भैया। ओडेंटोलॉजी की बात करें साथियों, तो हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, दांतों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है डेंटोलॉजी। इतनी बात क्लियर। कार्डियोलॉजी की बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है गाइज, हृदय का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन साथियों वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर लीवर के बारे में पूछा जाए कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया हिपेटोलॉजी कहा जाता है, हिपेटोलॉजी। इसी तरीके से साथियों बहुत सारी शाखा है, जैसे कि आपका ब्रेन का अध्ययन, आपके मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आपके किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आपके फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। आपकी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। साथ ही बहुत सारी ब्रांच है जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये सभी ब्रांच आपको याद रखनी है गाइज। मैंने कहा था कल आपको, जब कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तब, कि थोड़ी
तबीयत में परेशानी है, बीमार हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही सही हो जाऊंगा आपको फुल एनर्जी के साथ साथियों पहले की तरह क्लास मिला करेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे साथियों बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आंख से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं। बट शर्त यह है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। जो जो क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ साथियों वो सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में ऐड कर लेना ताकि आपको एग्जाम में फायदा मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े हो साथियों तो आपको हम जीत दिलाकर ही रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बायोलॉजी की गारंटी मैं लेता हूं और आप अपने हिसाब से और बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे सब्जेक्ट है उनको आप पढ़ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की जानकारी अब आपको हम देते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, कंफर्म मुझे पता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी दूरी पर साथियों वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 250 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 0.25 मीटर गाइज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हो। बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या है साथियों या स्टूडेंटों ने ये 25 सेंटीमीटर रट रखा है। साथियों 25 सेंटीमीटर का ही मतलब होता है 250 मिलीमीटर और 0.25 मीटर भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में साथियों अधिकांश जो एग्जामिनर है, क्वेश्चन आसान है लेकिन भैया घुमा फिराकर आंसर दे सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं बहुत सारी चीजें। 25 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं 0.25 मीटर या फिर 250 मिलीमीटर कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। शुरुआत में थोड़े अच्छे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े लो क्वालिटी के क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो साथियों हमारे क्वेश्चनों का स्तर भी आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। अच्छी चीज को पाने के लिए आपको समय देने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अच्छी चीज सीखनी है आंखों के बारे में कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते जाएंगे। विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हो। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ना जाने आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है। आपने सुना होगा साथियों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेथ होने से पहले ही अपनी आंख को डोनेट कर देते हैं कि भाई भविष्य में कभी भी मान लीजिए हमारी डेथ हो, भगवान चाहे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगर वो पहले से ही सर्टिफिकेट बनवा लेता है या फिर आंख डोनेट कर देता है तो फिर डॉक्टर उसकी आंख निकाल लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंख निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारी आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो उसकी क्या आंख ही थोड़ी ना निकालते हैं भैया, उसकी आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, उसकी आंखों की कौन सा भाग निकाला जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। ये हमारी आंख का सबसे भारी भाग होता है, ये हमारी आंख का सबसे भारी भाग होता है, सबसे भारी भाग होता है। ये साथियों खिड़की की तरह कार्य करता है, खिड़की की तरह। जैसे साथियों हम किसी बंद कमरे की अगर खिड़की खोल दे तो उस खिड़की से हमारे रूम में प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक उसी तरीके से साथियों जैसे ही यह आंख का कॉर्निया भाग खुलता है तो भैया सबसे पहले इसी से होकर आपकी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, यानी कि खिड़की की तरह कार्य करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी किसी की आंख डोनेट की जाती है साथियों तो आंखों का कॉर्निया भाग डोनेट किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है।
ठीक है। और ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। इस शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन हैं साथियों जो आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों की जानकारी देने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ये है ऑप्शन नंबर बी, आकार छोटा हो जाता है। क्वेश्चन को समझते हैं। हमारी आंख में साथियों बिल्कुल अगर आप देखोगे तो बीच में एक ऐसा काला सा पॉइंट सा आपको दिखाई देता है, काला बिंदु। ये होता है साथियों आपकी पुतली। और इसके चारों ओर साथियों होती है आपकी आइरिस, जिसे आप परितारिका कहते हो। अब ये परितारिका का जो रंग है साथियों आपने देखा होगा किसी की बिल्ली जैसी आंखें होती है, किसी की काली आंखें होती है, किसी की नीली आंखें होती है। तो ये रंग देने का कार्य करती है हमारी आंख को। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। और हमारी आंख का जो सबसे बाहरी भाग होता है साथियों वो होता है कॉर्निया। आप सभी को इतना पता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही साथियों किसी आप धूप में जाओगे या फिर आप एक काम करना, सूर्य की तरफ अपनी आंखें देखना। सूर्य की तरफ जैसे ही आप अपनी आंखों को करोगे तो आपकी आंखें क्या है साथियों, बंद होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो पुतली है ना साथियों, इसका आकार छोटा हो जाता है। इसका आकार छोटा हो जाता है और आपकी आंख है ना साथियों वो भैया बंद होने लग जाती है। इतनी बात क्लियर है? और साथियों जस्ट इसके विपरीत की बात करें, जैसे ही आप धूप में से साथियों किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, होता है अक्सर। तो हमारी आंख क्या है, ज्यादा खुलती है। तो साथियों हमारी जो पुतली होती है ना, पुतली, वो भैया अंधेरे में इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो अंधेरे में इसका आकार है साथियों वो भैया बढ़ जाता है, किसका? पुतली का। अब ये बड़ा हो जाता है साथियों पुतली का आकार और छोटा हो जाता है, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भैया आपकी आइरिस करती है, आपकी परितारिका करती है। याद रखना दोस्तों, आपके पुतली के आकार का छोटा होना और बड़ा होना ये नियंत्रित कौन करता है? ये आपकी परितारिका करती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, दोनों बात आपको याद रखनी है। धूप या ज्यादा रोशनी में साथियों आपकी पुतली का आकार छोटा होता है और आंखें बंद हो जाती है, ठीक है। और अंधेरे में साथियों आपकी पुतली का आकार बढ़ जाता है और आपकी आंखें खुल जाती है। इसमें साथियों हमारी जो आंखें हो जाती है वो भैया खुल जाती है, बहुत अधिक खुल जाती है, ठीक है। और ये पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने का कार्य कौन करता है? ये आइरिस करती है साथियों, परितारिका करती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आइरिस यानी कि परितारिका, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी है पुपिल यानी कि पुतली, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आइरिस यानी कि परितारिका। देखिए मैंने कहा था कि हमारी आंख के बिल्कुल बीच में एक काला सा पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है पुतली, और इसके चारों ओर साथियों क्या होता है? आइरिस होता है, परितारिका होती है। और यही हमारी आंखों को रंग देने का कार्य करती है। जिसकी बिल्ली की तरह आंखें हैं साथियों, तो उसकी आंख का जो आइरिस होता है उसका रंग बिल्ली के समान होगा। यानी कि आपका जो आइरिस है, जो परितारिका है, वो आपकी आंख को लाल, हरा, नीला, काला रंग देने का काम करती है भैया। इतनी बात क्लियर है? कॉर्निया के बारे में मैं आपको बता चुका साथियों। जब भी किसी व्यक्ति की आंख डोनेट की जाती है तो कॉर्निया वाला भाग डोनेट किया जाता है भैया।
और ये सबसे बाहरी भाग होता है, खिड़की की तरह कार्य करता है। सबसे पहले हमारे आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो आंख के इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। गाइज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज इस बात का और ध्यान रखना आपको, ये सभी वो क्वेश्चन है साथियों जो बार बार आपसे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए कोई सा भी क्वेश्चन कमजोर नहीं है। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आगे अब जैसे जैसे ये साथियों क्वेश्चन की साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये साथियों आपके क्वेश्चनों का जो माहौल है, आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। लास्ट के 2-3 ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो ना जाने आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन साथियों आपकी जिंदगी के लिए, आपके इस चैप्टर के लिए, आपके इस समय के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन आपसे राजस्थान लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। इस इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखिए मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। देखिए आपकी जो पुतली होती है उसके बाद में साथी जो प्रकाश जाता है वो भैया आपके इस उत्तल लेंस में जाता है, और उत्तल लेंस के बाद में साथियों जो प्रकाश जाता है वो जाता है आपकी रेटिना पर। और रेटिना पर साथियों आपको पता है प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक वह उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं आगे के क्वेश्चनों में, इतना आपको ध्यान रखना है। साथियों इस उत्तल लेंस को हिलने डुलने से बचाने के लिए एक मांसपेशी होती है साथियों जो इसे पकड़ी हुई रहती है कुछ इस तरीके से, और उस मांसपेशी का नाम है सिलियरी मसल्स। तो ये मांसपेशी का नाम भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया निम्न में से कौन सी मांसपेशी उत्तल लेंस को पकड़े हुए रहती है ताकि ये हिलने डुलने में इसे मदद ना करे, यानी कि हिलने डुलने से इसे रोके। तो कौन सी मांसपेशी है? सिलियरी मसल्स है। इतनी बात क्लियर है। तो हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इस लेंस को कौन सी मांसपेशी पकड़े हुए रहती है? सिलियरी मसल्स पकड़ी हुई रहती है, सिलियरी मांसपेशी पकड़ी हुई रहती है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। गाइस आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी है पसीना ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है लेक्राइमल, ऑप्शन नंबर डी है लारिय ग्रंथि। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी लेक्राइमल ग्रंथि, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है साथियों पसीना ग्रंथि क्या बनाएगी? पसीना बनाएगी। और ये कहाँ पे होती है साथियों? ये होती है आपकी त्वचा में। लारिय ग्रंथि कहाँ होती है? आपके माउथ में, यानी कि मुंह में। क्या बनाएगी? लार बनाएगी। जो लीवर होता है साथियों ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। और ये किसका निर्माण करता है? ये करता है पित्रस का निर्माण। इसका रंग हरा होता है साथियों विलिवर्डिन वर्णक के कारण। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, विलिवर्डिन वर्णक के कारण। इसका जो पीएच मान होता है साथियों वो कितना होता है? 7.5 से लेकर के 8.5, यानी कि इसकी जो प्रकृति है साथियों वो कैसी हो जाएगी? दुर्बल क्षारीय। और ये पित्रस का निर्माण तो साथियों लीवर में होता है लेकिन ये जमा कहाँ जा करके होता है? पित्ताशय में। ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था कि पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। साथियों लाइट गई है, इस क्वेश्चन का रिवीजन आपको करवा देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कार्य कहाँ करती है। तो भैया छोटी आंत में जाकर के ये कार्य करती है। एक बार और रिवीजन करवाते हैं इस क्वेश्चन का, लाइट आने दीजिए। देखिए भैया एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आपका। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर था लेक्राइमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लारिय ग्रंथि हमारे माउथ में होती है और लार बनाती है। पसीना ग्रंथि की बात करें
पसीना बनाती है और आपकी त्वचा में होती है। लीवर में साथियों पित्तरस का निर्माण होता है और लीवर आपकी एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है, यानी कि उदर गुहा में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर आपको? ओके साथियों, पित्तरस का जो रंग होता है वो हरा होता है विलिवर्डिन वर्णक के कारण। इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5। प्रकृति होती है इसकी दुर्बल क्षारीय। आपसे राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तब यह लीवर में होता है, जमा पित्ताशय में होता है, छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है। अब बात करते हैं लेक्राइमल ग्रंथि की। तो साथियों ये आंसू बनाने वाली ग्रंथि एक बहुत ही फेमस है साथियों, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूं आपको कि भैया आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखना सियालिक अम्ल। सियालिक अम्ल साथियों सियालिक जो अम्ल है भैया ये आपके आंसू में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे आंसू में पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल। और खनिज तत्वों के बारे में बात करें तो जिंक होता है साथियों, ये भैया आपके आंसू में पाया जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ये जिंक भैया पसीना में भी होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना, और आपके आंसुओं में भी होता है और लार में भी होता है ये जिंक। तो जिंक के बारे में मुख्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है साथियों, मिस मत करना, क्योंकि भैया पूरी क्लास कोई काम की नहीं है, लास्ट के 3 क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं और ये क्वेश्चन आज की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। देखिए आपकी जो रेटिना होती है साथियों, इस पर आप सभी को पता है कि ये भैया एक फिल्म की तरह कार्य करता है, यानी कि एक पर्दा, एक स्क्रीन की तरह आपकी रेटिना काम करती है, इतना आपको पता है। और रेटिना पर ही साथियों जो इमेज बनती है आपकी, आपको पता है कि आपकी रेटिना पर इमेज बनती है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो इमेज जो वो आकृति है वो कैसी बनती है, तो भैया वो वास्तविक और उल्टी बनती है आपके रेटिना पर। लेकिन भैया आप कहोगे कि हमें तो सीधी दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है? तो साथियों ऑप्टिक नार्व आपकी रेटिना से जुड़ी हुई होती है, और ये जो नार्व होती है साथियों ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो भैया ये ब्रेन आपके मस्तिष्क तक सिग्नल लेकर के जाती है, और साथियों हमारा मस्तिष्क उस इमेज को हमें सीधा कराकर देखता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आपने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति देखी तो आपके रेटिना पर तो साथियों वो उल्टी दिखाई देगी, लेकिन आपको साथियों वो सीधी दिखाई देगी, क्योंकि भैया ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और ये साथियों हमारे ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के जाती है, ब्रेन आपको सीधा करा के देखता है। मान लीजिए अगर आपने पहले भी देख रखी है तो आपके दिमाग में फिर आपकी याददाश्त आ जाएगी, आपका दिमाग फिर घूम जाएगा कि भैया पहले मैं उसके साथ आया था और जब हम दोनों आए थे और हम दोनों ने ये मूर्ति ऐसे ऐसे देखी थी, और आज मैं इसके साथ आया हूँ और ये एरिया आगे मैं किसके साथ आऊँगा। बहुत सारी बातें हैं, वहाँ के आसपास के एरिया के बारे में आप सोचने लग जाते हो वो सारी बातें आपको दिमाग में आ जाती है। तो मैंने क्या कहा कि मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है साथियों, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन भैया आपके रेटिना से ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई होती है आपके मस्तिष्क तक, तो आपके मस्तिष्क में साथियों ये जो इमेज बनी है वो भैया सीधी दिखाई देगी आपको, ठीक है सीधी करके, और फिर आपको वो बताएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रेटिना की बात करें साथियों तो ध्यान रखना इसमें 2 सेल पाई जाती है। एक तो पाई जाती है कोन सेल्स, और एक पाई जाती है रोड सेल्स। कोन सेल को कहा जाता है भैया शंकु कोशिका, और रोड सेल को कहा जाता है शलाका कोशिका। ये बात बताने वाला हूं ना साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शंकु कोशिका होती है भैया ये हमें
रंग का ज्ञान करवाती है, कलर का। जैसे मान लीजिए भैया ये कोट मैंने पहन रखा है, आपको दिखाई दे रहा है जैकेट, यहाँ पर कैसा रंग है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा रंग है, ठीक है, और ये आपको व्हाइट दिख रहा होगा। तो याद रखना, और ये जो शलाका कोशिका है साथियों, ये हमें प्रकाश का ज्ञान करवाती है। प्रकाश कैसा हो सकता है, या तो उजाला यानी कि व्हाइट प्रकाश, और भैया या फिर ब्लैक प्रकाश यानी कि अंधेरा या फिर काला। और वैसे देखा जाए साथियों तो सफेद और काला रंग होता ही नहीं है, लेकिन भैया जो शलाका कोशिका है ये हमें साथियों अंधेरे का और उजाले का ज्ञान करवाती है। लेकिन भैया ये आपको पीला पीला सा रंग दिखाई दे रहा होगा, जो साथियों सफेद रंग और काले रंग के अलावा जितने भी रंग है साथियों, उन सभी का ज्ञान कौन करवाती है, आपकी शंकु कोशिका करवाती है। और भैया जानवरों में जो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, उनमें भैया ये जो शंकुशैल है, शंकु कोशिका है, ये होती ही नहीं है। इसलिए आप गाय के, भैंस के, कुत्ते के सामने किसी भी तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहन के चले जाओ, उसको या तो दिखाई देगा काला या फिर दिखाई देगा सफेद। तो जानवरों में भैया ये नहीं होती। हमारे शंकु कोशिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भैया लगभग 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है हमारी शंकु कोशिका। इतनी एडवांस लेवल की हमारी आंख होती है, अब आप समझ सकते हो। याद रखना, इस कोन सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोन सेल के एक्स गुणसूत्र में अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपको रोग हो जाएगा साथियों कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये साथियों एक आनुवंशिक रोग है। कोई भी बच्चा है, उसके एक्स गुणसूत्र में अगर प्रॉब्लम है तो उसको रोग हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। इस कलर ब्लाइंडनेस रोग के जो मुख्य लक्षण है वो ये है, लाल, हरा और नीला रंग में साथियों वो अंतर नहीं कर पाता, इसलिए उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, ना ही उसे इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही रेलवे वाले लेते हैं, और ना ही भैया उसे कोई गाड़ी के लिए लाइसेंस दिया जाता, क्योंकि लाल, हरा और नीला रंग में वो पहचान नहीं कर पाता। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर बात करें रोड सेल की, शलाका कोशिका की साथियों, तो अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई तो आपको रोग हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। और जब भी आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है साथियों, तो आपको प्रॉब्लम होती है रेड सेल में। और आपको कौन सा रोग होता है साथियों, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है साथियों, जो रोगी होता है उसे थोड़े से अंधेरे में ही दिखाई देना बंद हो जाता है, और ये बीमारी साथियों विटामिन ए की कमी से होती है। अगर विटामिन ए की, अगर आपकी आंखों के पास कमी है भैया, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। इसलिए विटामिन भी जरूरी है साथियों आपकी आंखों के लिए, विटामिन ए, और आपके शरीर के लिए विटामिन भी साथियों जरूरी है। इसलिए सही चीजें सही मात्रा में खाते रहिए। तो बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? जानदार क्वेश्चन है साथियों, यह भी आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना साथियों, तब लगता है कि वास्तविकता में ही भैया ने सही क्वेश्चन हमें करवाए थे। इसलिए गाइस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 8-10 साल से यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको करवा रखे हैं। और लास्ट का एक क्वेश्चन है, मिस मत करना, बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ। आंखों से संबंधित 2-3 बीमारी और बची हुई है, उनके बारे में अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आंखों से संबंधित बीमारियों से पूछे जाते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें साथियों आपके आंसू सूख जाते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीरोप्थेलेमिया, ऑप्शन नंबर बी है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप दूरदृष्टि दोष भी कहते हो, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीरोप्थेलेमिया। गाइज ये विटामिन ए की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आपकी आंखें लाल पड़ जाएगी, आपकी आंखों में खुजली होगी साथियों, और आपके आंखों से साथियों जो आंसू है वो आना बंद हो जाएंगे। वो बीमारी होती है साथियों जीरोप्थेलेमिया। अच्छी बीमारी है, इंपॉर्टेंट है,
याद रखना है आपको। मायोपिया को साथियों कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यह वह बीमारी होती है साथियों जिसमें आपको निकट यानी कि नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन यह दूर की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है। वो होती है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। और इसके लिए साथियों आपकी आंखों के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, यह होती है साथियों दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है साथियों, दूर की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन भैया पास की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है। इसलिए भैया इस बीमारी के लिए उपयोग में लिया जाता है उत्तल लेंस। आशा करता हूं साथियों जितने भी क्वेश्चन है आंख से जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं साथियों आज तक, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, पटवार हो, लेबर असिस्टेंट हो, एनडीए, पीसीएस, नीट, सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आपसे आपकी आंखों से अब तक बार बार पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन साथियों मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने साथियों बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में वो जाकर चेकआउट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।